तो एक रोल मैट्रिक्स ने ये लिखा कि बीकानेर के एक बच्चे को सीकर ला करके और एक बड़े कॉलेज में जाने का रास्ता खोलने का जिम्मा वहां से आपको मिला। यदि मैं ये देखूं कि भाई एक बीकानेर के अमन में और एमएनआईटी के इंजीनियर में क्या अंतर आ गया 1-1.5 साल में, कॉलेज में आके कैसा फील हो रहा है, मतलब कॉलेज की लाइफ में और जो बाहर की लाइफ थी उसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को? हेलो एवरीवन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस समय हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं? इस बिल्डिंग को देख के शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम लोग जिस जगह खड़े हुए हैं वो इस देश के भविष्य को गढ़ने वाले बच्चों के पढ़ाने का एक ऐसा सेंटर, एक ऐसी जगह है जो एशिया की सबसे बड़ी जगह है। जी हाँ, आप सुनिए ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ, मैं एक ऐसे क्लासरूम कॉम्प्लेक्स में खड़ा हूँ जो एशिया का सबसे बड़ा क्लासरूम कॉम्प्लेक्स है। इस समय हम लोग एमएनआईटी जयपुर में हैं और वीएलटीसी एक जगह यहाँ करके है, उसमें हम लोग खड़े हुए हैं। और आज मैं एक ऐसे बच्चे से आपको मिलाने जा रहा हूँ, एक ऐसे युवा से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसकी सफल कहानी आपको प्रेरित करेगी, आपको बताएगी कि कैसे हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं तो अपने सपनों की जगह पर पहुंच जाते हैं। मेरे साथ में अमन है और अमन बीकानेर से आता है और अमन ने अपने परिवार में अपनी सफलता से, अपने आसपास के क्षेत्र में अपनी सफलता से एक ऐसी मिठास घोली है कि मज़ा आ गया उसको लेकर के। तो हमने सोचा अमन से चल के मिलते हैं, तो अमन की कॉलेज में आ गए। अमन का कॉलेज है एमएनआईटी जयपुर और इस समय हम लोग खड़े हैं। आपको कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होगी, बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है। एक बहुत बड़ा सा कैंपस है, कुछ बच्चे अपना ड्रामा कर रहे हैं, कुछ बच्चे अपने लेक्चर की तैयारियां कर रहे हैं और पीछे का बड़ा खूबसूरत सा कॉम्प्लेक्स है। मैं अमन से वो सब बातचीत करूँ उससे पहले अमन, मैं जानना चाहूँगा ये जो जगह है, इस जगह का पूरा क्या नाम है? इस जगह का नाम है विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स। ओके, और ये इसकी क्या विशेषता है, मतलब क्या स्पेशलाइजेशन क्या है इसका? ऐसे ये एशिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। और यहाँ पे हर रूम डक्ट से फर्निश्ड है। हर रूम में 2-2 प्रोजेक्टर्स है। ओके। और क्या नाम है, हर रूम में मतलब स्टेज और क्लासरूम को इस हिसाब से एडजस्ट किया ताकि बच्चे और सर एक दूसरे को देख सके। यार इतना बड़ा है, मतलब आप इसको देखते हो तो इधर से बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं, पूरा घुमा करके देखते हो तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। फिर सेम का सेम पूरा घुमाते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर आ गया। फिर इधर जो है ये भी उतनी ही बड़ी तक सीढ़ियां वगैरह। तो इसमें कितने बच्चे एक साथ बैठ पाते होंगे? मतलब ये जितने एमएनआईटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं सारे इसी में बैठते हैं? हाँ जी, ऑलमोस्ट 10,000। जितने मतलब बीटेक के जितने भी रहते हैं वो सारे एक साथ बैठ सकते हैं। मतलब लगभग के आसपास 9,000। तो आप समझिए इस बात को, कितना बड़ा सेंटर है। तो इंजीनियर बनने का तुम्हारा अपना मन था कि उन्होंने कहा, सजेस्ट किया? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा मेरे पे कभी प्रेशराइज नहीं किया, मेरा खुद का ही मन था। ओके। हाँ जी। ये जो एमएनआईटी का खूबसूरत कैंपस है, मतलब बहुत ही प्यारा कैंपस है। हाँ जी। कैसा फील हो रहा है यहाँ पर आकर के? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैं स्कूल में था, स्कूल में भी इतनी बड़ी तो स्कूल ही हुआ करती थी। पूरी स्कूल? मुझे लगता है शायद अपने यहाँ इतनी बड़ी स्कूल भी नहीं है पूरी। हाँ जी। पर उससे बहुत बड़ा है। हाँ जी। तो आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से, बीकानेर से की? बीकानेर से करी थी। ठीक है, उसके बाद में फिर मैं 11th-12th बीकानेर से करी, बीपीएस में था। और ड्रॉप ईयर के अंदर मैं सीकर में आया था, मैट्रिक्स के अंदर ही। ओके। हाँ जी। ठीक है, मैट्रिक्स में आए तो कैंपस क्लासरूम का इतना बड़ा नहीं था, पर आई थिंक वहाँ क्लासेस तो वहाँ पर भी बहुत टफ रहती होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। 1 साल पूरा दम लगा करके पढ़ाई करी? हाँ जी, मतलब जितना मेरे से हुआ है मैंने पूरा लगाया। ठीक है। हाँ जी। क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पढ़ने का? वहाँ पे पढ़ने का एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहली बार घर से बाहर निकला था। ठीक है। तो वो चीज़ मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। मतलब जनरली बाकी बच्चों को देखा, कोई बच्चा रो रहा था जब मैं फर्स्ट डे आया था सीकर में, मेरे पीछे में कोई रो रहा था, बट मैं एकदम खुश था। मतलब मेरे पीजी के जो ओनर थे वो दादाजी, वो दादाजी मेरे को आगे कहते कि वैसे फील नहीं हो रहा कि घर वाले पास में नहीं है? मैं कहा नहीं, मतलब मैं खुश था, मैं कुछ अच्छा बनने ही जा रहा है। ठीक बात, कुछ अच्छा सोच के अपने निकले घर से बाहर, तो इसमें रोने की बात नहीं है। फिर सीकर आया, अब सीकर इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बीकानेर। ठीक बात है। मतलब ये सब चीजें तो देखो, जब हम बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए कुछ हर्डल्स होते हैं। वो बेसिकली हमारी भविष्य की तैयारी होती है। जी जी। ये जो स्टूडेंट सामने कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं इस समय, बता सकते हैं आप हमें? ये एक्चुअली ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे। कुछ आने वाला फेस्ट आ रहा है? हाँ, ये क्या नाम है, कॉम्पिटिटिव टीम है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव टीम दूसरे कॉलेजेस में जाके पार्टिसिपेट करती है। ओके। वहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस के आओ आगे चलते हैं। हाँ, आ जाओ, इधर आओ। और ये आपके कौन से मतलब ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं? फर्स्ट सेकंड ईयर होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ जी। ओके, ड्रामा की प्रैक्टिस है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारे मतलब इनको याद करने पड़ते हैं पूरे? बिल्कुल, बहुत मेहनत करते हैं ड्रामा वाले। ओके। हाँ जी। ओके, पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार होती है। हाँ जी। देखो, जैसे किसी ड्रामा में एक स्क्रिप्ट चाहिए होती है। हाँ जी। और वो स्क्रिप्ट से वो पूरा ड्रामा खूबसूरत बनता है जी। वैसे मुझे लगता है कि हमारी लाइफ की भी एक स्क्रिप्ट होती है। वो स्क्रिप्ट में बहुत सारे अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग लोग लिखते हैं उन रोल्स को। तो एक रोल मैट्रिक्स ने ये लिखा कि
बीकानेर के एक बच्चे को सीकर ला करके और एक बड़े कॉलेज में जाने का रास्ता खोलने का जिम्मा वहाँ से आपको मिला, और हम लोगों को अच्छा लगा कि आपने अपनी मेहनत करी। आपके फैमिली में कोई और पहले से इंजीनियर है? हाँ जी, मेरे मामा जी इंजीनियर है। मामा जी इंजीनियर हैं। हाँ कहाँ जी। रहते हैं अभी? अभी वो फ्रांस में रहते हैं। तो आपको भी लगा होगा कि शायद फ्रांस जाने का रास्ता इंजीनियरिंग होकर के निकलता है। मतलब ऐसा था कि वो उनको देखते थे, वो ऐसे काफ़ी काइंड ऑफ लग्जरियस लाइफ जीते हैं। हाँ। तो वो इतना कि बाहर जाना है, बाहर जाके लग्जरियस लाइफ जीनी, तो उसके लिए इंजीनियर बनना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग इज बेसिकली मतलब मैथ्स, हाँ। मैथ्स फिजिक्स, और दोनों मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। ओके। हाँ जी। तो यदि मैं ये बोलूं कि भाई अमन से अब एज ए इंजीनियर, फ्यूचर इंजीनियर हो, ऑलमोस्ट बन ही जाओगे इंजीनियर, यहाँ आने के बाद में तो आते हैं, हाँ तो जी। इंजीनियर तो बनने ही वाले हो। पर यदि मैं ये देखूं कि भाई एक बीकानेर के अमन में और एमएनआईटी के इंजीनियर में क्या अंतर आ गया 1-1.5 साल में? 1-1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे मैं कह सकता हूँ मैं काफ़ी मैच्योर हो गया हूँ पहले से। पहले इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, हैंडलिंग पीपल। हम्म, पहले जैसे था मैं काफ़ी मतलब इंट्रोवर्ट नेचर का था। ओके। मैं ऐसे वैसा रहता कि 3-4 लोगों से ज़्यादा बात कर ले, मैं कहा कुछ ज़्यादा ही बात हो गई इनसे, अच्छा। इतनी नहीं करनी। ठीक है। अभी मैं मतलब ऐसे कि फ्रीली काफ़ी ऐसे स्पीचेस देता हूँ, एंकरिंग कर लेता हूँ। ओके। तो वो वाली चीज़ मेरे को ऐसे काफ़ी लगता है। सेकंड ऑल मेरे को ऐसे अपने करियर पे ज़्यादा फोकस हो गया। हम्म। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ऐसे मेरे को पहले वाले मन सा लग करती यहाँ पर भी पढ़ रहे हो, वहां पर भी मैट्रिक्स में भी पढ़ के आए हो, है। हाँ जी, पढ़ने और पढ़ाने के ढंग में कुछ अंतर लग रहा है? बहुत ज़्यादा। सच बताऊँ तो मतलब ऐसे डिफेम नहीं करना अपने कॉलेज के टीचर्स को, बट यहाँ के कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं वो जनरली क्या नाम है सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स के काम करते, रिसर्च का। उनके पास फ्री टाइम होता है इसलिए वो आके पढ़ाते हैं। वो Okay. टीचर्स नहीं होते, वो दे आर जस्ट साइंटिस्ट। ओके। और वहाँ पे मैट्रिक्स में वो टीचर्स थे, वो अपनी पूरी ईमानदारी, अपने पूरी मेहनत झोंकते थे। ठीक है। तो वो टीचर्स का था, टीचर्स अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देते थे। तो टीचर्स को देख के ऐसा हमारे भी लगता है कोई इंसान हमारे रोज सुबह आता है तो हम भी उनके लिए क्या नाम है ऐसा एफर्ट डालें। अपनी तरफ से भी एफर्ट डालें। कॉलेज में रहता है कि हमें कुछ आगे बढ़ना है इसलिए हम खुद से एफर्ट डालते हैं। ठीक बात है। वहाँ पे कोचिंग में भी रहता था कि खुद करते थे, खुद से मोटिवेशन डाउन होती थी तो टीचर्स खुद मोटिवेट किया करते थे हमको। पर पता है अमन, एक एक चीज़ मैंने बड़ी बड़ी कॉमनली नोट करी है, और वो ये करी है कि बच्चे क्या करते हैं कि जब अपनी कोचिंग का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। उनको लगता है कि यार कोचिंग में थोड़े मस्ती कर लें, बाद में कर लेंगे। मुझे लगता है मस्ती की जगह ये हो सकती है, इनिशियल 1-2 Definitely. ईयर्स है, यहाँ मस्ती कर सकते हो। हाँ जी। तो इस इंटरव्यू को हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखेंगे जो आपको अपना बॉस मानते हैं या अपना रोल मॉडल भी मानते हैं कि भाई अमन भैया वहाँ पहुँच के तो हम भी जाएंगे। जूनियर्स हैं, वो इस समय कोचिंग कर रहे हैं या कोचिंग करने आने वाले हैं, हाँ जी। उनको अमन क्या मैसेज देना चाहेगा? बेसिकली मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप 11th में आओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये ड्रॉप ईयर में आपको 11th-12th के साथ पढ़ना पड़ेगा और फिर उसमें भी आप सोचोगे मुझे मस्ती करनी है। अगर आप 11th में हो तो आपको इनिशियली 1 महीने अगर मस्ती करो आपको फील हो जाएगा कि नहीं मस्ती करने वाली जगह ये नहीं है, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे आप पढ़ने ही आए हो। आपको बस 1-2 साल अपनी लाइफ के क्या नाम है अच्छे खासी मेहनत में झोंक दो। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ मेरे को एक लाइन मोटिवेट किया करती थी कि कोयले और हीरे में अंतर क्या था, प्रेशर का, टाइम और प्रेशर का। ठीक बात है। तो वैसे ही आपको अपने पूरे 2 साल अच्छे खासे आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। आप क्या नाम है कोई अच्छे IIT NIT में आ ही जाएंगे। मतलब ये है कि वो जो आपकी कोचिंग का समय है वो मस्ती का समय नहीं, वो पढ़ने का समय है। वहां पढ़ाई कर लोगे तो फिर जिंदगी भर मस्ती करने के मौके मिलेंगे, क्योंकि यहाँ भी कॉलेज अच्छा लगेगा हाँ जी। और फिर जैसे मामा जी मस्ती कर रहे हैं फ्रांस में, आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में जाकर के मस्ती कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है कोचिंग वाला कि उस समय आदमी को बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत पढ़ाई करनी हाँ चाहिए। जी। क्या हम इन लोगों से बात कर सकते हैं? आपकी कोई फ्रेंड्स हो तो एक बार बिल्कुल। एक बार आकाश। बात करते हैं। 1 सेकंड। हेलो एवरीवन, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके कि कितनी मेहनत के साथ में किसी ड्रामे के साथ में कुछ तैयारी कर रहे हैं। आप क्या किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर ये हमारे नुक्कड़ की प्रैक्टिस चल रही है। हमारे नुक्कड़ का नाम है भूख। भूख। ओके। उसकी प्रैक्टिस चल रही है। अभी हमको JCRC में परफॉर्मेंस अरे वाह, 19th को 19th उसके लिए को। हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो थीम क्या है मतलब इसकी आपके ड्रामे की? सर जैसा कि इसका नाम भूख है, हम्म। भूख के बारे में बताता है। ठीक है। इंसान की अलग अलग टाइप्स की भूख होती है। ओके। लालच, हवस, ताकत, सफलता भी एक तरह की भूख ही है। बिल्कुल। एंड देन वी हैव वन मोर भूख। ऐसे करके हमारे पास 5 भूख हैं। हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड ये उसी की क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, एक टाइप की पोर्ट्रे कर रहे हैं। कॉलेज में आके कैसा फील हो रहा है? मतलब कॉलेज की लाइफ में और जो बाहर की लाइफ थी उसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को? कुछ मतलब जैसे जहां से भी आए हैं आप लोग वहां में और यहाँ की कॉलेज की लाइफ में क्या डिफरेंस लग रहा है? कॉलेज में ऐसा है कि मतलब इट्स ऑलवेज लाइक कुछ ना कुछ हो रहा है कॉलेज में। घर पे बहुत मोनोटोनस सी लाइफ रहती है। कॉलेज में आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, परसों कोई नई चीज हो रही है। ठीक है। तो इट्स लाइक यू नो इट्स वेरी हैपनिंग कॉलेज में हर समय। मतलब अपनी इंजीनियरिंग को एंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है लाइफ में जो करना चाह रहे थे उस तरफ
बढ़ रहे हैं। साथ साथ में ये सब भी आप कल्चरल एक्टिविटीज भी करते हैं, इसमें हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें सब कुछ स्क्रिप्टेड है ना? आपके डायलॉग्स सुन करके मुझे लग रहा था कि सब स्क्रिप्टेड है, भाई लिखा हुआ है अपने को बोलना है, पर जिंदगी नॉन स्क्रिप्टेड होती है। तो मुझे लगता है जिंदगी ज्यादा हैपनिंग होनी चाहिए। होती है कि नहीं होती है? होती है। भाई इसको इंजीनियर से बेहतर कौन समझता है ना? मैं अभी अमन से बात कर रहा था, अमन के मामा जी हैं और फ्रांस में रहते हैं। अमन बता रहा था कि मैं उनको देख करके मैंने इंजीनियर बनने का सपना देखा, क्योंकि मामा जी बड़ी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, मस्ती से फ्रांस रहते हैं, घूम लेते हैं, पर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, बहुत पिसना पड़ता है। तो हम लोग अमन से बात कर रहे थे, हमें लगा कि बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है, तो अपन एक बार इनसे चल के बात करें। और आप लोगों की मेहनत देख करके अच्छा लगा। संडे को भी लग रहे हो मतलब अच्छे से। आदमी का जिस चीज में मन लग जाए वो काम उसको करने का बड़ा अच्छा रहता है, मन करता है। तो आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका ये जो इसको क्या बोलेंगे, नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले आपका है, ये बहुत सफल हो और आप लोगों तक एक्चुअल में भूख के असली स्वरूप को पहुंचा पाए। देखिए वैसे तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भूख होना बहुत जरूरी है, एक्सेस हो जाती है तो दिक्कत कर देती है। सफलता, जैसे उन्होंने कहा, सफलता की भूख नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर वो सर पे चढ़ जाए तो उसके बाद में वो हमें खाने लगती है, भूख नेगेटिव होकर के। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आपको बीच में हमने डिस्टर्ब किया, एंड नाइस टू मीट यू। मतलब आप वो लोग हैं जिनके ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं कि आप अच्छा देश बनाएंगे, अच्छा समाज बनाएंगे, क्योंकि इंजीनियर्स का काम सृजन करना, क्रिएट करना होता है। तो आप सारे के सारे भारत के भविष्य हैं। खूब खूब अच्छा बनिए, भारत को खूब अच्छा बनाइए, खुद भी अच्छे बनिए। नाइस टू मीट यू, थैंक यू अमन। और ये सारे के सारे MNIT के फ्यूचर इंजीनियर्स जो देश के हैं वो मेरे साथ में हैं, और बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर के, क्योंकि जब युवाओं में कहीं ना कहीं आप सकारात्मकता देखते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सामान्यतः ऐसा कहते हैं कि विज्ञान या अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में ह्यूमैनिटी का जो एलिमेंट है वो घटता जा रहा है, मानवता कम होती जा रही है। पर यदि ये बच्चे भूख का नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, भूख के प्रकारों को समझ सकते हैं, भूख के बारे में जान सकते हैं, तो शायद कभी भविष्य में जब ये किसी अच्छे स्थान पर बैठेंगे तो वहां पर भी सामने वाले की हर तरह की भूख को समझने का थोड़ा सा अनुभव इनके पास में होगा। वो इनको बेहतर इंसान बनाएगा, और एक बेहतर इंसान सामने वाले के साथ ठीक ठाक डील कर सकता है, उसको अच्छे से समझ सकता है। तो ऐसे अच्छे लोगों से मिलने का, इनके पास आने का अच्छा अवसर मिला है। हमारी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर। और आप जहां पर भी रहें, इतना सा याद रखिए कि आप एक ऐसी विरासत के सारे के सारे वो लोग, मतलब आप एम्बेसडर्स होंगे जिसने दुनिया को खुद भूखा रह करके भी खाना खिलाने की अपनी संस्कृति रही है। आप सोचिए कि हम जब लोग बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब ये कहते हैं वसुधा हमारी कुटुंब है, और कुटुंब में एक भूखा सो जाए और एक पेट भर जाए, ऐसे हम लोग कभी नहीं रहे। दुनिया में जो भी आया हमने उसको बाहें खोल करके उसका स्वागत किया है। तो एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल थे, आपने नाम सुना है शायद, आप स्किट वगैरह करते हैं, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। सुबह उनको फांसी होने वाली थी, तो उनकी माँ बड़ी नाराज थी। उनको लगता था कि मेरा बेटा है, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए तो करके जा रहा है, सुबह फांसी पे लटक जाएगा पर मेरे को अकेला छोड़ करके जा रहा है। उनकी बड़ी पीड़ा थी कि माँ से बात नहीं हो पाई, तो उन्होंने जेलर को बुलाया और कहा कि सुबह मुझे 7 बजे फांसी होनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक मेरी माँ के नाम एक लेटर लिख देता हूँ, ये मेरी माँ तक पहुंचा देना। वो तो सुबह 7 बजे फांसी पे लटक गए, लेटर 20 साल बाद में माँ तक पहुंचा। चलो वो भी ठीक है, पहुंच गया, वरना आजकल तो पहुंचता भी नहीं है। तो उसमें उन्होंने एक बहुत लंबी कविता लिखी थी, पर उसकी 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं, और आप इससे समझ सकते हैं कि आप जहां पैदा हुए हैं वहां सुबह 7 बजे फांसी पर झूलने वाले व्यक्ति को रात को 12 बजे भी किस तरह के विचार आते हैं। उन्होंने लिखा, न चाहूं मान दुनिया से, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत का दीवाना, करूं मैं देश की सेवा, मिले चाहे करोड़ों दुख, अगर लूं जन्म फिर से तो हो भारत में ही आना, तो हो भारत में ही आना। अब आप सोचिए, इतनी खूबसूरत जगह हम लोग पैदा हुए हैं, और आपका कैंपस बड़ा खूबसूरत है। ये जो VLTC है ना, बहुत खूबसूरत कैंपस है। यहाँ पर रह करके खूब पढ़िए, खूब मस्ती करिए और खूब अच्छे बनिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। चलिए, अच्छा लगा आज अमन से मिलकर के, अमन के दोस्तों से मिलकर के। तो हम लोग थे MNIT में, और आपने देखा होगा कि किस तरह से बच्चे न सिर्फ पढ़ रहे हैं बल्कि अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की ओर भी बढ़ रहे हैं। अमन, आपसे बात करके भी खूब अच्छा लगा। आपने एक मैसेज अपने जूनियर्स को दिया कि आप लोग भी कोशिश करिए कि पढ़िए ताकि अच्छी जगह पहुंच पाएं और अच्छा कुछ कर पाएं। तो थैंक्स फॉर ऑल वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। एंड एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को भी दिखाइए कि मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके अच्छी जगह मिलती है, तब जाके अच्छी सफलताएं मिलती हैं, तब जाकर के जीवन के सपने पूरे होते हैं। तो आप भी यदि इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपका भी सपना डॉक्टर बनने का है, अच्छी स्कूलिंग चाहिए, तो फिर मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। चले आइए, मिलकर के सपने देखते हैं और पूरा करते हैं।